गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको बसंत पुस्तक के अंतर्गत नीलकंठ पाठ का और पाठ समझाना चाहेंगे। लेखिका महादेवी वर्मा ने नीलकंठ की सुंदरता का वर्णन किया। जब बसंत ऋतु आती थी तो नीलकंठ को वह ऋतु सबसे ज्यादा पसंद थी। लेखिका कहना चाहती है कि जब बसंत ऋतु आती, नए नए पत्ते पेड़ों में निकल आते, फूल और फल आने लग जाते पेड़ों में, उस समय नीलकंठ को पिंजरे से बाहर निकालना पड़ता। नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही है। वर्षा में वो सबसे ज्यादा आवाज करते हैं। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजा आवाज पा लेते हैं। आपने देखा, जब भी बादल है ना आकाश में छाते हैं तो आप मोर की आवाज को आसानी से सुन सकते हैं, यदि आपके आसपास कहीं मोर में हो। क्योंकि कहा जाता है कि मोर में बहुत अधिक गर्मी होती है, सांप को भी मार के वो खा जाता है। इसलिए जब गर्मी से व्याकुल रहता है वो, तो हमेशा पेड़ के ऊपर बैठा ही हाँफता रहता है। वह दाना चुगने भी या कीड़े मकोड़े खाने भी नीचे नहीं उतरता। धूप में उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। जैसे ही वह आकाश में बादलों को देखता है, वैसे वो खुश होता है, क्योंकि वो उसे ये आभास होने लग जाता है कि बादल आए हैं तो बरसात अवश्य होगी, और बरसात होगी तो कुछ मौसम ठंडा होगा और जिससे उसे राहत महसूस होगी। इसलिए उसे बरसात में अच्छा लगता है। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे, और तब उसकी मंद कहका की गूंज अनुभूज तीव्र से तीव्रतर होती चली जाती है, मानो बूंदों के उतरने के लिए सोपान पंक्ति बनने लगती थी। अर्थात इतनी ज्यादा उनकी आवाजें होती थी कि जैसे वह आसमान से बूंदों को उतारने के लिए अपनी आवाज की एक सीढ़ी बना रही, जिससे कि वो बूंदें पृथ्वी पर उतरते आ जाएं। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य का आरंभ होता, अर्थात बादल छाते तो मोर खुश होता और खुश होकर के वो नाचने लग जाता। और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती, बूंदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता, और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद और मंदतर होता चला जाता। जब बारिश होने लग जाती है तब वो चुप हो जाते हैं, लेकिन मन उतना ही उनका प्रफुल्लित होता रहता है। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पंजे पर बायां पंख फैलाकर सुखाते हैं। डियर स्टूडेंट, आपने कभी देखा होगा कि बरसात के दिनों में मोर सबसे ज्यादा पेड़ में सबसे ऊंची डाली पर बैठता है, क्योंकि उसके पंख इतने अधिक सुंदर होते हैं कि लोग उसके पंख लेने के लिए पेड़ पर चढ़ जाते हैं और उसको खींचने का प्रयास करते हैं। इसलिए वो पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर बैठता है, और ऊंची पे बैठेगा तो जब बारिश होती है तो वो पूरा भीग जाता है, गीला हो जाता है, पंख उसके बहुत भारी हो जाते हैं, और यदि उस समय वो चाहे तो वो चाहकर भी उड़ नहीं सकता है। इसलिए वो अपने एक एक पंख को अपनी चोंच से अलग कर करके उसको सुखाने का प्रयास करता है, जिससे कि उसका पानी या सूख जाए या टपक करके नीचे गिर जाए तो उसके पंख कुछ हल्के हो जाए। वैसे भी उसके पंखों का वजन बहुत अधिक होता है, और बरसात हो जाती है तो वो और भी अधिक भारी हो जाता है। चोंच से बार बार उसको खींचने के कारण आपने देखा होगा कि बरसात के मौसम में मोर के पंख अधिक गिरते हैं, तो इसलिए वो अपने पंखों को सुखाता है। कभी कभी एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों की को चोंच में पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहती है। इस आनंद और रात्रि में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करोड़। डियर स्टूडेंट, दोनों ही राधा और नीलकंठ बड़े प्यार से रहते थे, हमेशा एक दूसरे का सहयोग करते रहते, लेकिन समय ऐसा बदला कि उनके जीवन में भी 1 करोड़ स्वर बजने लगा। लेखिका कहती है क्योंकि पक्षियों की भाषा और पशुओं की भाषा उसे समझ में नहीं आती थी, पालने का बहुत शौक था, लेकिन क्या वो कहना चाहते हैं वो समझने लग जाते थे, उनका मानवीकरण हो जाता था, वो मनुष्यों की भाषा समझ लेते, पर लेखिका कहना चाहती कि शायद मैं उनकी भाषा को नहीं समझ पाती। जब लेखिका
देखा एक दिन और फिर वहां से निकली जाकर के बड़े मियाँ की दुकान, किसी को स्टेशन छोड़ने के लिए गई, अतिथि आए हुए थे। और जब वो वापस बड़े मियाँ की दुकान पर निकली तो बड़े मियाँ का फिर वही राग लापने लगे। एक दिन मुझे किसी कार से नखास खाने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी। लेकर कह रहे कि मैंने इस बार सोच लिया था मैं किसी भी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी, क्योंकि हमारे चिड़ियाघर में पहले से ही बहुत से पशु पक्षी हो गए, अब मैं किसी को भी खरीद के नहीं लाऊंगा। लेकिन क्या पता, जैसे ही उन्होंने बड़े मियाँ ने रोका और मैंने ये संकल्प किया था कि मैं किसी पिंजरे की ओर नहीं देखूंगी। बड़े मियाँ की विरत दाढ़ी और सफेद डोरी से कान में बधी ऐनक को भी उन्होंने अपने ध्यान का केंद्र बनाया। अर्थात बड़े मियाँ ने उन्हें रोका, इसलिए रेखा कह रही कि मैं उन्हीं की ओर देखती रही, मैंने उन पिंजरों की ओर नहीं देखा जो उनकी दुकान पर बिकने के लिए रखे हुए थे। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मुंह से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर एक साथ एकत्रित हो गई थी। वह खड़ी भी नहीं हो सकती थी। बड़े मियाँ की भाषण में फिर दौड़ने लगी। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है। आप ना आई होती तो मैं किसी के सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने के लिए कैसे कहूँ। सारांश यह है कि 7 रुपए देकर मैं उसे पिछली सीट पर रखवाकर घर ले आई। हाँ, लेकर यह कहना चाहती है कि जब बड़े मियाँ ने बहुत अधिक कहने लगा कि मैं भी कैसे कहूँ इस मोरनी के लिए आपको ले जाने के लिए, लेकिन क्योंकि वो घायल हो चुकी थी, लेखका को ऐसा लगा कि कोई दूसरा ले जाएगा तो हो सकता है ये मर जाए, इसलिए मैं इसकी सही से देखभाल कर लूंगी। और उन्होंने उसे अपनी गाड़ी की पीछे सीट पर बिठा लिया। एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना, जैसा पहले की मोर के बच्चे लेकर के आए थे उस तरह से उसको रखा, अस्पताल बनाया। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने का वह महीने भर में अच्छी हो गई। उंगलियां वैसे ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूंठ जैसे पंजे पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जालीघर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। उसका क्योंकि उसके पांव टूटे हुए थे तो लेखिका ने उसका नाम कुब्जा रखा। लेखिका जब कुब्जा को लेकर के जालीघर में छोड़ने के लिए गई तो वह अपने नाम के अनुरूप ही कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब वह नीलकंठ और राधा को साथ रहते हुए देखती तो कुब्जा उनको मारने के लिए देखती, क्योंकि वो भी उनके जैसी पक्षी थी। इसलिए उसे लगता था कि वह नीलकंठ के साथ रहे। वह राधा को नीलकंठ के साथ नहीं रहने देना चाहती थी, लेकिन राधा और नीलकंठ में बहुत दोस्ती थी। चोर से मार कर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी और न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। इसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए, जिसको वह अपने पंखों से छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब छिपा दिया। अर्थात राधा को भी उसने वहां से भगा दिया और साथ ही उसके जो अंडे थे उनको भी फोड़ दिया। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की खुशी से बेचारे नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। अर्थात राधा और नीलकंठ बड़े प्रेम से रहते थे। कुब्जा के आने से जब कलह कोलाहल होने लगा, राधा को वह परेशान करने लगी, तो इसके बीच नीलकंठ की उसकी इस हालत को देख करके अर्थात कुब्जा के उस क्रूर स्वभाव को देखकर वह डरने लगा और वह न तो अब राधा के पास जाता न कुब्जा के पास, वह डर करके छिप करके झाड़ियों में बैठा रहता। कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन तक भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहां से मैं बहुत पुचकार कर टेक्का कहती मैंने उसे उतारा। और एक बार मेरी खिड़की के सेट पर वह छिपा था, वहां से भी मैंने उसे उतार करके चिड़ियाघर में पहुंचाया। मेरे दाना देने पर वह सदा की भांति पंजों को अपने पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता
पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में शून्यता है। लेखक कहती जैसे हर बार मैं जाती थी तो वह अपने पंखों को फैला करके मुझे नृत्य दिखाया करता था। अब वो आज भी अपना नृत्य तो दिखाता था, लेकिन वह प्रफुल्लता उसकी आंखों में नहीं दिखाई देती थी। उसके आंखों में शून्यता थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सबसे मेल हो जाए। लेखिका कहती है कि मैं भी एक अनुभवहीन थी, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि शायद उपजा धीरे धीरे करके जो भी चिड़ियाघर के पशु पक्षी हैं उनके साथ घुल मिल जाएगी, नीलकंठ भी उसको अपना लेगा और इस तरह से किसी तरह के कोई झंझट नहीं रहेगा। शायद मैं ये सब चीजें नहीं समझ सकी और उस नीलकंठ की व्यथा को भी नहीं समझ सकी। थोड़े दिनों बाद सबसे मेल हो जाएगा। अंत में 3-4 माह के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ और पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपा करके बैठा था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ। लेखिका कहती वैसे तो वह मुझे देखकर दौड़ करके आ जाता था और अपने पंख फैला करके मुझे नृत्य दिखाने लगता था, लेकिन आज मैंने वो बैठा उसी तरह से था और जब मैंने उसको पुकारा तब भी वह नहीं आया। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका और न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का निशान था। लेखिका कहती कि वो मर चुका था। मुझे ये समझ में नहीं आया कि आखिर में वह इसलिए मरा। न तो उसे किसी जानवर ने ऐसा नहीं उसके ऊपर हमला कर दिया हो इसके कारण वह मर गया हो, न वह बीमार था कि बीमारी के कारण मरा हो, उसके शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं थे। मैं अपने शॉल में लपेट कर उसे संगम ले गई। इलाहाबाद में ही संगम स्थल है। लेखिका कहती कि मुझे इतना अधिक उससे लगाव हो गया था कि मैं उसको अपने शॉल में लपेट करके उसे गाड़ी में रख करके संगम पर लेकर के गई। जब गंगा के बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित उठा। अर्थात जब मैंने उसको प्रवाहित किया तो उसके पंख थे वो सारे उसमें फैल गए और गंगा के किनारे किनारे ऐसा लगा जैसे मयूर में परिवर्तित हो गई हो। नीलकंठ के न रहने पर राधा भी निश्चेष्ट सी हो गई। कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था। आज वह प्रतीक्षा के भाव से लेखिका कहना चाहती है कि राधा भी निश्चेष्ट होकर के बैठी हुई है और उसको ये पता नहीं है कि नीलकंठ कहाँ गया, क्योंकि कई बार वो जब से कुब्जा आई थी वो भाग करके झाड़ियों में छिप जाता था और फिर कभी अचानक आ जाता था। लेकिन आज शायद राधा को ये पता नहीं था कि ये नीलकंठ हमेशा के लिए जा रहा है और वो कभी अब उससे मिलने नहीं आएगा। वह दरवाजे की ओर दृष्टि लगाए रहती पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली या अल्सेशियन ने एक कुत्ता पाल रखा था, वह उसके सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोट से प्रहार किया। परिणामता कजली के 2 दांत उसकी गर्दन में लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष भाव भरा जीवन बचाया न जा सका, परंतु इन तीनों पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विविधताओं का परिचय दिया। यह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुखे लिए, अर्थात वो निरंतर उस जाली में उसी ओर ताकती रहती है कि कब नीलकंठ आए। लेखिका कहना चाहती है कि मैंने उन 3 पक्षियों के माध्यम से, तीनों एक ही जाति के पक्षी थे और तीनों की माध्यम से मैंने पक्षियों की विविधताओं को देखा। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका नीलकंठ को बुलाती रहती है। अर्थात क्योंकि पक्षी है उनको ये मरना और जीना पता नहीं होता है, इसलिए शायद उसको ये पता नहीं कि नीलकंठ मर चुका है और उसके पास कभी नहीं आएगा, बल्कि वह आकाश में जब बादल छाते हैं तो वह झूले पर बैठ जाती है और जाकर के तेज तेज आवाज में बुलाती है जैसे। लेकिन अब उसको ये भी पता नहीं है कि नीलकंठ उसकी बात का जवाब नहीं देगा। धन्यवाद।